वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल केमवर्ड। तो कैसे हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, कि हम जनरल लाइफ में आखिर क्या देखते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ पर अप्लाई हो रही है, केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, केमिकल इक्वेशंस फिर उनके बाद कैसे बनती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस, तो सबसे पहले चेंजेस में हम देखेंगे, पहला हमारा जो होता है भोजन पकना, ठीक है ना। खाना बनाते हैं जब हम, तो पहला हम ये इसमें क्या चेंज देखते हैं कि जैसे हमारा जो आलू होता है वो बहुत सॉलिड होता है, ठीक है। उसको ऐसे नॉर्मल आप नहीं खा सकते, चावल नॉर्मल आप नहीं खा सकते, या रोटी आप आटा जो होता है वो नॉर्मल नहीं खा सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उनमें चेंजेस करते हैं, खाना को बनाते हैं। तो हमने कुकर में लेके गए, आलू जैसा था उसको काटा छोटा छोटा पीस में, फिर उसके बाद में उसमें प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद उसको हमने खाने लायक बनाया, ठीक है। तो जिसको हमने कहा भोजन का पकना, ठीक है। जब भोजन बनाया तो हमने उसमें क्या चेंजेस कर दिए, बहुत सारे चेंजेस कर दिए। उसके बाद खाना खाने के बाद भोजन पचा, ठीक है ना। हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या हुआ, डाइजेशन शुरू हुआ। तो डाइजेशन में भी प्रोसेस हुई होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। अब जिस शेप में जिस टाइप से हमने खाना खाया है, अंदर जाके वैसा फंक्शन तो नहीं किया होगा ना, कुछ और फंक्शन किया होगा। इट मीन्स वहां फिर से चेंज हुआ, ठीक। एक क्या चेंज देखेंगे, थर्ड हम देखते हैं श्वसन। क्या देखते हैं, श्वसन, ठीक है। श्वसन क्या है, ठीक है। श्वसन क्या है, रिस्पायरेशन, जो आप सांस लेते हो, ठीक है। जो आप क्या सांस लेते हो वो होता है श्वसन आपका, ठीक है। रिस्पायरेशन यानी सांस लेना छोड़ना, ये सब उसमें आता है। तो वो भी क्या है, चेंज हो रहा है, उसी की वजह से बॉडी वर्क कर रही है, यानी कुछ ना कुछ वहां पर चेंज हो रहा है। फोर्थ अगर हम बात करें लोहे पर जंग लगना। अब लोहा हम नया नया बाई करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, शाइनी होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर उसको हम कुछ टाइम तक एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। न्यू डिवाइस थी, मतलब नया हमारा मटेरियल जो था वो धीरे धीरे उस पर जंग लगती है तो वो पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, क्षति होने लगती है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। फिफ्थ अगर हम बात करें ईंधनों का जलना। ईंधन क्या होते हैं हमारे, जिनसे हम खाना बनाते हैं, जिनसे हम और भी काम करते हैं, ठीक है। तो ईंधन हमारे कौन कौन से रहते हैं, पेट्रोल है, ठीक है ना। क्या क्या है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एलपीजी गैस। कौन सी, एलपीजी गैस, ठीक है। एलपीजी गैस जो हमारे गैस सिलेंडर्स में होती है, कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम गैस सिलेंडर में यूज करते हैं जनरली खाना बनाने के लिए। तो इन सब का जलना, तो ये सब जो हमारे होते हैं इनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो ये सब जो होते हैं, अगर ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तभी कोई हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ऑकर होती है। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए इस तरह के कुछ चेंजेस होते हैं तो हम कह देते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखें। तो केमिकल चेंजेस की बात हो गई, अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसमें दो चीज़ों का हम स्टडी करते हैं, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। और दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिकारक और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। और इन दोनों के बीच में किस तरह का एरो लगा होता है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक क्या होते हैं, ये मूल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, मूल पदार्थ। और अभिक्रिया के बाद ये मूल पदार्थ आपस में क्रिया कर लेंगे। ये तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्पाद। और ये एरो ये दिखाता है कि हम
अभिकारक से क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे जानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो उसके हम, ठीक है, लक्षण जानते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है, ठीक है, तब क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, हर केमिकल रिएक्शन में बनेगा, ठीक है। इसमें जो जैसा कि अभी मैंने लिखा, रिएक्टेंट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, और प्रोडक्ट कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज यानी कि इनके लक्षण के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह के इनमें लक्षण आ जाते हैं। तो जो हमारा पहला लक्षण होगा वो है कि गैस निकलना, गैस का निकलना, निकलना यानी स्मेल आ रही है कहीं से अगर, ठीक है, अगर स्मेल आ रही है कहीं से, यानी कि कहीं से अगर गैस निकल रही है, तब हम कह देते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये लक्षण है, ठीक है, ये क्या है, लक्षण है कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही, गैस निकली तो हमको पता चल गया कहीं कुछ लीकेज है, तो वहां पर हम क्या कह देते हैं कि रिएक्शन हो गई है। दूसरा, अवक्षेप निर्माण, अवक्षेप निर्माण, अवक्षेप मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और होती है, प्रेसिपिटेट कैसे बनता है कि जब भी हम कोई लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी लिक्विड को, इस तरह से आप पे दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और इनको हम क्या आपस में डिसॉल्व कर रहे हैं एक को दूसरे में, तो क्या होता है, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो क्या डिसॉल्व नहीं होता। उसी डिसॉल्व ना होने वाले पदार्थ को क्या कहा गया, अवक्षेप, अवक्षेप कह दिया गया, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में बचता है नीचे, जो घुलता नहीं है। आगे अगर हम बात करें, अगले हम लक्षण की बात करें, तो वो हमको क्या मिलता है कि अगर हम बात कर दें रंग परिवर्तन की, अगर कहीं पे कलर चेंज आपको मिल जाए, अगर कहीं आपको आप पे क्या हो, कलर चेंज मिल जाए, ठीक है ना, अगर कलर चेंज मिल जाता है, तब आप क्या कह देंगे कि वहां पर एक केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है, ठीक है। तो कलर चेंज से भी ये डिफाइन हो जाएगा कि यहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन यानी चेंज इन क्या, टेम्परेचर, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर। और ये क्या होगा, चेंज इन कलर, ठीक है ना, चेंज इन कलर। तो रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तब हम क्या कह देंगे कि यहां पे भी अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एक और देखते हैं लक्षण, वो होता है अवस्था परिवर्तन, ठीक है, अवस्था परिवर्तन। अगर स्टेट चेंज हो रही है, अगर स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था बदल रही है मैटर की, जैसा कि आप जानते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और कौन सी, गैस, है ना। तो अगर इनमें आपस में कोई चेंजेस हो जाएं, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तब हम उसको क्या कह देंगे, अवस्था परिवर्तन। तो इस तरह के कुछ जो लक्षण होते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन शो करती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कैसे, कि जैसे डेली लाइफ में चाय बनाई जाती है, ठीक है। तो चाय बनाने में क्या होता है, नॉर्मल अगर मैं पहले की बात करूं तो गैस निकलना, ठीक। तो अगर कहीं पे गैस लीकेज होती है, या आपने खाना बनाया रखा है, ठीक, खराब हो गया, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती, खराब हो जाता है जब, ठीक है ना, तब हम जान जाते हैं कि इसमें रिएक्शन हो चुकी है और ये चीज़ खाने लायक नहीं है। दूसरा, अवक्षेप निर्माण, बहुत सी चीज़ें होती हैं उनका अवक्षेप बन जाता है, ठीक, काफ़ी टाइम रखे रहने के बाद यूज़ में जब लेते हैं तब देखते हैं कि उनमें नीचे जो है अवक्षेप बन गया है, तो वो चीज़ें भी हम कह सकते हैं खराब हो गई हैं या काम की हैं, या कभी कभी दोनों ही चीज़ें होती हैं ना। अवक्षेप बनना ये भी शो करता है हमारा, हाँ प्रोडक्ट बन गया, हमारी रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन हो गई, आपके काम की है कि नहीं, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। आगे अगर हम बात करें रंग में परिवर्तन, कलर चेंज होता है ना। कलर चेंज की अगर मैं बात करूं, अब इन तीनों चीज़ों को मैं
रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन, ठीक है, इसको साथ में लेके चलते हैं। तो जैसे आप डेली लाइफ में क्या होता है, चाय बनाते हो, क्या चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने में क्या होता है, सबसे पहले आप, ठीक है, वेसल लेते हैं, और वेसल में ये क्या है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसमें आप चाय की पत्ती डालते हो, ठीक है, चाय की पत्ती इसमें आपने इस तरह से डाल दी, क्या होता है, हल्का ब्राउनिश कलर आ जाता है ना, तुरंत आ जाता है। साथ ही में कर क्या रहे हैं, इसको हम नीचे से यहाँ गैस बर्नर से क्या कर रहे हैं, हीट भी दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं ना, ताप दे रहे हैं ना, तभी ये इस तरह से बन रही है आपकी चाय। तो देखो ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से अब रंग में भी परिवर्तन हो गया। फिर अगर अभी आप इसमें क्या मिल्क ऐड करेंगे, क्या करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, तब भी इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कलर चेंज है, तो इसका मतलब कोई यहाँ पर रिएक्शन ऑकर हो रही है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जानने के लक्षण होते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। आगे हम बात करें, इसी पे बात करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें आती हैं इसमें कि केमिकल रिएक्शन भी इसमें दो तरह की होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो देखो जैसे केमिकल रिएक्शन हो रही थी नॉर्मल, ठीक है, तो इनको लिखना थोड़ा लेंदी हो जाता। जैसे जब हम पानी बनाते हैं तो पानी कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या पानी बनता है, जल बनता है। तो इस चीज को लिखने के लिए ऐसा तो नहीं सही लगता ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल या पानी, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने प्रतीकों और, ठीक है, उनके जो सूत्र थे उनका यूज किया, यानी कि जो इनके एलिमेंट जो प्रतीक थे, ठीक है, जो इनके साइन थे, प्रतीक और सूत्र थे, उनकी हेल्प से इन्होंने लिखा, जो इनके फार्मूला हैं, ठीक है, या जो इनके साइन हैं, जिस तरह से इनको हम प्रेजेंट करते हैं वो एलिमेंट फॉर्म में जैसे होते हैं, ठीक है, रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमको बनाना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन रहा है, जल। तो जो ये लिखी हुई है ये है एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। अगर इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इनके प्रतीकों के रूप में लिखेंगे, इनके सूत्र। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 प्लस ऑक्सीजन का O2, और बना क्या रहे हैं H2O, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड फेज में बनता है, ठीक है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लें, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस है ना, नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी कितने होने चाहिए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे भी 2, तो इस तरह से बैलेंस हो गई, ठीक। तो ये होती है रिएक्शन आपकी, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ये होती है थोड़ा सा दो टाइप की, एक तो पहली जो होती है वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, संतुलित और असंतुलित। तो देखें संतुलित और असंतुलित में अंतर क्या है, इसी से समझते हैं। जैसे कि मैंने ये एक नॉर्मल इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक चीज पे डिपेंड करती है, वो होती है कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ पे डिपेंड करता है कि कोई इक्वेशन संतुलित है या नहीं। इनका ये कहना था कि जो हमारा रिएक्टेंट है और उससे जब हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है, प्रोडक्ट बना है, तो दोनों तरफ मास जो रहना चाहिए वो इक्वल रहना चाहिए। मतलब जितना यहाँ अभिकारक में मास है, जितना द्रव्यमान यहाँ है, उतना ही द्रव्यमान प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में होना चाहिए। यही था कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो इसमें अप्लाई होता है। अगर इनमें परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या बराबर नहीं है दोनों साइड, तब ये इक्वेशन जो होती है वो होती है अनबैलेंस्ड। और जब आप इन अणुओं की संख्या को कर लेते हैं बराबर, तब इक्वेशन जो हमारी बनती है बैलेंस्ड, ठीक है, बराबर बैलेंस हो जाती है। आइए इसकी बात करते हैं। तो दिया हुआ है H2 यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 गिव्स। इधर आइए,
यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐड करने पे कितना आएगा 4 और इधर 3 आएगा। ठीक, ये बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है। इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस हम करेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर करके। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर कितना है 1, तो उधर भी कितने होने चाहिए 2। तो हम 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अगेन अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि 2 2 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, तो इधर भी कितना होना चाहिए 4, तो 2 दूना 4, अब बराबर है। अब चेक कर लीजिए, 2 दूना कितना हुआ 4 प्लस 2 ऑक्सीजन 2 गिव्स, यहां हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूना 4 प्लस ऑक्सीजन कितना 2, क्या हो गया 6/6, यानी कि अब दोनों तरफ क्या है, परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ये इक्वेशन कैसी है, अब बैलेंस्ड है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। तो इस तरह से हम उनके जो है परमाणुओं की संख्या को कैलकुलेट करके हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, इसके बाद में और क्या क्या चीजें हो जाती हैं, अब कुछ जैसे नोटेशंस होते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, उसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि केमिकल इक्वेशन ये है। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने का थोड़ा बहुत तरीका भी कैजुअल होता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो किस साइड में कौन रहेगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से तो यहां पर हमने लिखा था रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। ठीक, ये क्या है अभिकारक और इस साइड उत्पाद। अब देखो, अगर केमिकल इक्वेशन में कोई हमारा यौगिक, ठीक है, कोई यौगिक या कुछ भी क्या है सॉलिड फॉर्म में है, कोई एलिमेंट है, कोई यौगिक है, कोई तत्व या यौगिक है, अगर वो कैसा है ठोस में है, तो उसके आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं S। अगर कोई द्रव में है तो हम लिख देते हैं L, यानी कि लिक्विड। अगर कोई गैसियस फेज में है, गैस में है, तो उसके आगे हम लिखते हैं स्मॉल g। ठीक है, स्मॉल g। और अच्छा, कहीं कहीं पे अगर कोई कंपाउंड बन रहा है पूरा, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है पूरा, तो हम इस एरो के थ्रू बता देते हैं कि गैस बन रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक एरो बना देते हैं तो हम बता देते हैं कि कोई गैस बन रही है। अगला, अगर उस किसी का जलीय विलयन है, किसी यौगिक का क्या है जलीय विलयन है, अगर जलीय विलयन है तो हम उसको AQ से लिखते हैं। AQ मतलब एक्वस, AQ मतलब एक्वस फेज, एक्वस मीडियम। ठीक है, उसके बाद में अगर कहीं अवक्षेप बन रहा है, अगर कहीं अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम इस नीचे वाले एरो से शो करते हैं। जैसे गैस वाला ऊपर होता है, अवक्षेप वाला जस्ट अपोजिट होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो ये कुछ नोटेशंस होते हैं जो हमारी केमिकल इक्वेशंस में यूज किए जाते हैं। अब इसी के बेस पे इक्वेशंस जो होती हैं हमने अलग थोड़ा डिफाइन किया है, 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। अभी टाइप्स भी पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस कितने कितने टाइप्स की होती हैं, लेकिन इन्हीं में एक छोटा सा टॉपिक जो आता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ऑन द बेस ऑन हीट, कि हम ऊष्मा के आधार पे हम व्यक्त करते हैं, तो देखेंगे। तो इस टाइप में हमने 2 इक्वेशन पढ़नी है। पहली जो है वो है एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, एंडोथर्मिक इक्वेशन। तो एंडोथर्मिक इक्वेशन क्या होती हैं, ध्यान देंगे। जैसे इसे वर्ड में लिखा है ऊष्मा शोषी, मतलब जो ऊष्मा का शोषण कर ले। ठीक है, ऊष्मा का शोषण कर ले, एंडोथर्मिक, यानी कि थर्मल एनर्जी को या थर्मल हीट को क्या आने दें। ठीक है, तो उनको मतलब नीड चाहिए होगी, ऊष्मा की नीड चाहिए होगी उस अभिक्रिया को होने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए, तब हम उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, हमने लिया ये नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमको करानी है, तो इसके लिए हमको पहले ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी, और ये जो बनाता है वो बनाता है NO। ठीक है, और यहाँ पर 2 बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन, उधर भी 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन।
और ये गैसियस फेज में बनेगा, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर क्या था, ये नाइट्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करते हैं अगर वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी क्या होगी, जो बाहर से हीट को लेती हैं, ऐसी रिएक्शन जिनको होने के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ती है। अगर आप हीट नहीं देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, नॉर्मल आपको क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही आपके पास, उसके लिए आपको हीट भी देनी पड़ेगी, तब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट जो हम दूसरी पढ़ते हैं, दूसरी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसको समझेंगे ध्यान से। तो जैसा इसमें दिया हुआ है एक्सोथर्मिक, ठीक है, ऊष्माक्षेपी मतलब क्या करें, ये जैसे वो शोषी थी, मतलब वो ऊष्मा को ले रही थी, जब ये रिएक्शंस होंगी तो ये जो इसमें हीट होगी इसको रिलीज करेंगी। मतलब इक्वेशन हुई, जैसे रिएक्शन हुई इसमें क्या, हीट रिलीज होगी, बाहर निकलेगी ऊष्मा। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक, यानी एग्जिट कर देना। थर्मल जो एनर्जी है, हमारी हीट है जो, उसको एग्जिट कर देना, निकाल देना। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, ये भी, और ये कार्बन क्या होता है हमारा, सॉलिड में होता है, इसको हमने एस से लिखा है, और ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फेज में है। ये क्या बना रहे हैं, CO2, और जो CO2 हमारी होती है वो भी क्या होती है, गैस होती है। जब ये रिएक्शन होती है तब इसमें क्या, ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा जो होती है इसमें हीट वो रिलीज होती है। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, तो उससे क्या, हीट रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से समझते हैं, दो टाइप की हैं। एक तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी यानी कि जो ऊष्मा का अवशोषण करें। दूसरी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी जो ऊष्माक्षेपी होती है, जो ऊष्मा को रिलीज करती है, हीट जो रिलीज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़े तो आगे हमको पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हमारी वो कितने टाइप की होती हैं। आइए देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती है ये क्या होती हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद जो हम टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शन विद एग्जाम्पल समझाने होते हैं, डिफिनीशन भी लिखनी है, डिफिनीशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे। चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पहली जो हमको पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक, जैसा इसके नाम में है संयुग्मन, और इंग्लिश में बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ जाना। इसका मतलब इस अभिक्रिया में होगा जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलके एक तत्व या एक यौगिक बना ले। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर या यौगिक मिलकर क्या एक यौगिक बना ले, तब उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, देखिए जैसे हमारे पास यहां पर है मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस और हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं गैसियस फेज में, मैग्नीशियम हमारा है सॉलिड फेज में। ठीक है, और ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 2MgO। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, 2MgO, ये हमने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां पर कि दो हमने अलग अलग तत्व लिए हुए हैं, मैग्नीशियम अलग लिया है, ऑक्सीजन अलग लिया है, और दोनों ने मिलके एक तत्व बनाया जिसको हमने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी जो हमारी होती है वो होती है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हिंदी में हम इनको? वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रियाएं ये क्या होती है? जस्ट इनके ऑपोजिट होती हैं। संयुग्मन में क्या था? संयुग्मन में एडिशन हो रहा था। संयुग्मन में क्या हो रहा था? एडिशन हो रहा था। हम दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक ले रहे थे और उनसे हमारा एक यौगिक बन रहा था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा होता है, इसमें एक यौगिक होता है और वो फर्दर छोटे छोटे अपने जो उसमें मूल जो उनके तत्व या यौगिक होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है उसमें वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, या कह दें सरल पदार्थों में ब्रेक हो जाता है। तो पहला जो इसमें हमको तीन पढ़ने, पहला जो हमारा है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी थर्मली यानी ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के थ्रू हमको ये वियोजन करना है, तो इसके लिए हमको क्या हीट चाहिए होगी। हम एग्जांपल ले रहे हैं लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड फेज में है। ठीक है, इसको हमें ब्रेक करना है थर्मली, तो हम यहां पर ये हीट का साइन लगा लें, है ना। ये जो चेंज हो रहा है ये हो रहा है लेड ऑक्साइड में प्लस और किस में हो रहा है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है ये भी। ठीक, तो इस तरह से ये क्या वियोजित हो रहा है यहाँ पर। ठीक, बैलेंस कर लेते हैं Pb। ठीक, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 तो 4 हो गया। ठीक है, बैलेंस है, 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ओके, ठीक है ना, बैलेंस है रिएक्शन 2 यहाँ पे कर लेते हैं, अब बैलेंस है। ओके, सो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या हो रहा है? देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हमने हीट दी और ये डिकम्पोज हो गए। ठीक है, अगली हम बात करें दूसरा जो हम पढ़ते हैं इसमें वो क्या होता है? वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इस बार हम किसका? वैद्युत अपघटनी विधि का यूज करेंगे। ठीक है ना, नाम सुना होगा इलेक्ट्रोलिटिक। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, यानी कि हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे कि हम NaCl ले लें, NaCl ले, तो जैसे इसमें आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे क्या करेंगे? वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, Na सोडियम अलग निकल जाएगा प्लस Cl2 क्लोरीन गैस इसमें से अलग निकल जाएगी। क्लोरीन कितने? 2 हैं, तो इधर 2 कर लें, यहाँ पे भी 2 कर लें, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इसमें हम देखेंगे एक और होता है। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? कि जब हम सनलाइट की प्रेजेंट में यानी कि सूर्य के प्रकाश में वर्क करते हैं तब जो रिएक्शन होती है। तो थर्ड जो हमारी है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन होते हैं ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम ले रहे हैं यहाँ पर AgCl, ठीक, सिल्वर क्लोराइड, और ये किस में जा रहा है? Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, क्लोरीन गैस निकल जाती है। ये कहाँ? यहाँ पे हो रही है, ये हो रही है सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर जो है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं HNU। ठीक है, HNU, सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन हो रही है और डिकम्पोज हो रही है। ठीक है, एक यौगिक है और वो मूल में टूट रहा है, मूल तत्वों में टूट रहा है। तो इस तरह से हमारी जो होती हैं 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। इसके बाद जो सेकेंड टाइप के बाद हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, इसको समझेंगे। तो ये क्या होती है? जैसे क्या होता है, कैजुअल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को उसके स्थान से हटा देना, किसी को उसके स्थान से हटा देना। जैसे ऐसा बोला जाता है कि पहले जैसे क्या था कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय का क्या अफेयर था। ठीक है, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, सीरियसली एग्जाम में मत लिख देना। ठीक है, क्या कहा कि ऐश्वर्या राय और सलमान का क्या अफेयर था। ठीक है, सलमान का अफेयर था। इसमें हुआ क्या कि अभिषेक बीच में आ गए।
अभिषेक बीच में आ गए, ठीक है। अब हुआ क्या, अभिषेक ने सलमान को डिस्प्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, और खुद ऐश्वर्या के साथ मैरिड हो गए। तो अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ हो गए, प्लस सलमान क्या अलग हो गए, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये तो मजाक का था, अब आ जाएं एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ले रहे हैं जिंक प्लस और ले रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, ये है एक्वस मीडियम में, और जो जिंक हमारा है वो हम ले रहे हैं सॉलिड फेज में, ठीक। अब जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को उसके विलयन में क्या हटा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, और बना लेगा ZnSO4 इन एक्वस फेज प्लस कॉपर, ये आपका अलग निकल जाएगा, ठीक है। कॉपर जो है आपका ये सॉलिड फेज में अलग निकल जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, अगली जो हम टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि 2 बार होगा, ठीक। तो इसको हम द्विविस्थापन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 1 बार हुआ, उसमें 2 बार हो जाएगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन एक्वस फेज प्लस, और हम ले रहे हैं NaCl, ठीक, NaCl इन एक्वस फेज। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में जो यहाँ पर सिल्वर है ये सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, और सोडियम अगेन सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, मतलब एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। तो AgCl बन जाएगा, यहाँ पर जो सिल्वर है वो यहाँ आ जाएगा और सोडियम इस साइड आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट इन, ये रहेगा आपका एक्वस फेज, और ये AgCl जो होता है ये थोड़ा सॉलिड फेज में बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन जो हमारी होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद अगली हम पढ़ते हैं, ठीक है, फिफ्थ टाइप क्या होती हैं। तो ये दोनों देखिए सेम है लगभग, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रिएक्शन के काम नहीं चलेगा। फिफ्थ जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, TION प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अवक्षेप का मतलब बताया था, क्या था कि अगर हम 2 लिक्विड को एक में घोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा सॉलिड पार्ट बनता है, भाग बनता है जो घुलता नहीं है, यानी अविलेय पदार्थ एक उसमें बन जाता है जो घुलेगा नहीं, ठीक। तो उसको हम कहते हैं अवक्षेप। तो अब इन रिएक्शन में क्या होता है, अवक्षेप बनता है, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इन एक्वस मीडियम प्लस, इसमें हम CO2 गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें CO2 गैस को इंजेक्ट करोगे ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेगा, और प्लस इसमें क्या H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है, H2O लिक्विड फेज में अलग हो जाएगा। तो जो ये जो CO3 बनेगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फेज में बनेगा, और यही यहाँ पर बनता है अवक्षेप। क्या बनता है, अवक्षेप बन जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी क्या होगा, 2 लिक्विड आपस में, जलीय विलयन आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, तब वहां पर ऐसा कुछ बनता है। अब यहां पर इन्होंने थोड़ा अलग किया, एक जलीय विलयन में CO2 गैस को इंजेक्ट करा दिया, तब भी यहां पर अवक्षेप बनता है, ठीक है। किसी गैस को भी आप इंजेक्ट करा के अवक्षेप का निर्माण करा सकते हैं। अवक्षेप जो होता है हमारा वो सॉलिड फेज में बनता है, ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, एक अलग मैटर बनता है जो डिसॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट हम अगर टाइप की बात करें तो वो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया,
ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब उदासीन हो जाएं, जो भी इसमें प्रोडक्ट यूज हो वो क्या हो जाए, आपस में उदासीन हो जाए। कैसे, देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बेस NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार होता है, ठीक है, और प्लस HCl, HCl क्या है, यहाँ अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, और ये क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है यहाँ पर क्षार। तो जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे ये क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा NaCl प्लस और क्या बन जाएगा H2O, ये अलग हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर H2O बन गया, तो यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर हम एक क्षार और एक अम्ल ले रहे हैं जो कि रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वहां पर रिएक्ट करके बना रहे हैं वाटर H2O, ठीक है। तो ये हमारी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। एक और हमें रिएक्शन पढ़नी है, लास्ट है, ठीक, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। अब रेडॉक्स जानते हैं रेडॉक्स क्या होता है, ठीक है। देखें ये हमारा 7 टाइप है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये देखो इससे पहले इसमें दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं, एक होता है इसमें ऑक्सीडेशन और दूसरा जो इसमें होता है वो होता है रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, यानी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है, ठीक। दो चीजें होती है। ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब भी ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक, और हाइड्रोजन निकल जाए, प्लस साइन मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए, माइनस साइन मतलब हाइड्रोजन निकल जाए। अपचयन उल्टा होता है, इसमें होता है ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो ये छोटी सी चीज पहले जान लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए। अपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक। तो अब अगर ये दोनों प्रोसेस एक साथ किसी रिएक्शन में हो रहे हैं तो हम उसको कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो एक ही केमिकल इक्वेशन में, तब वहां पर हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर H2, और ये जो जा रहा है वो जा रहा है Cu प्लस H2O में, ठीक। ये हमने एक इक्वेशन ली, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए कैसे, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ इधर नहीं है, तो ये क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन यहां निकल गया। तो हमने बताया ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, ठीक। दूसरी साइड ये देखिए, यहां से जब हम यहां गए तब क्या हुआ, इधर से उधर जाने में क्या हुआ, इधर जो था हाइड्रोजन सिंगल था, उधर जब हम हाइड्रोजन के पास गए तो वहां पे हमने देखा कि ऑक्सीजन ऐड हुआ। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये जो दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती हैं, दो मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, अगर वो किसी केमिकल इक्वेशन में हो रहा है तो हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हो तो वो रिएक्शन जो हमारी होती है वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट एक चीज और पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तो 7 टाइप्स की हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इससे अलग हैं, ठीक। अब हम एक चीज और लास्ट चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर की, ठीक है, लास्ट चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर की, वो है फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस, ठीक है। देखो नेचर में ना बहुत सी रिएक्शंस बहुत फास्ट हो जाती हैं, बहुत सी स्लो हो जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी फास्ट रिएक्शन होती हैं, ठीक है, फास्ट रिएक्शन, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, इनको हम कहते हैं और, ठीक है, रैपिड रिएक्शंस, ठीक है, रैपिड रिएक्शंस। तो फास्ट या रैपिड रिएक्शन क्या होती हैं, जो टाइम लेती हैं 10⁻⁻6 सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। इस ऑर्डर का जो टाइम लेती है 10⁻⁻6 सेकेंड का, इनको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम। एग्जांपल हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये बना रहा है AgCl प्लस NaNO3। इसको अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ चुके हैं, तो वहीं से हमने एग्जाम्पल ले लिया।
तो इसमें यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है, जैसे इनकी दोनों की रिएक्शन होती है, तो इसको हम कह देते हैं फास्ट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना होता है, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, इसमें जैसे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है आपने आयरन रखा उस पर तुरंत जंग लग गई, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। तो जो टाइम टेकन रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और इसमें हम C2H5OH एथिल अल्कोहल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एथाइल अल्कोहल, और ये चेंज हो रहा है, यहाँ से वाटर H और इधर से ये OH निकल जाएगा और बनाएगा CH3COOC2H5, यानी कि एथिल एसीटेट, ठीक है ना, एथिल एसीटेट प्लस वाटर रिलीज कर देगा। तो जो ये रिएक्शन होती है एथिल एसीटेट का जो निर्माण होता है वो बहुत काफी टाइम में होता है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो यही हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, उसके बाद में ये स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ठीक है। इसको वो पूछ लेते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं कम मार्क्स में, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। उसमें ऑक्सीडेशन अलग दिखा दीजिए, रिडक्शन अलग, और फिर उसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक लिख दीजिए कि जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।